नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। द न्यूज लॉन्चर की इस विशेष परिचर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, जो हाल ही में जेल से छूट कर आए हैं, जमानत पर रिहा होकर आए हैं और एक मामले में ईडी ने उन तमाम विपक्षी नेताओं की तरह एक सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल में रखकर जिस प्रकार से ईडी और उसके बाद सीबीआई ने जिस प्रकार से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले पर विपक्ष टॉर्चर एजेंसी की अपनी भूमिका को और पुख्ता करते हुए नजर आई, उसके बाद से अरविंद केजरीवाल ने आज नाले पर दाला खेल दिया। अरविंद केजरीवाल ने आज ऐलान कर दिया कि वो जेल जाने के पहले भी इस्तीफा दे सकते थे, लेकिन तब इस्तीफा देने का मतलब होता कि भारतीय जनता पार्टी अपने नैरेटिव में कामयाब हो जाती। आज वो जब बाहर आए हैं तो वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। 2 दिनों के बाद 48 घंटों के भीतर वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। और जब वो इस्तीफा देने जा रहे हैं तो जब तक इस मामले में लिकर पॉलिसी के मामले में वो बरी नहीं होंगे, तब तक किसी सरकारी पद को चिमटे से भी छूने के लिए वो तैयार नहीं है। इस तरह का लब्बो लुआब है उनकी भाषा का। दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिलेगा, लेकिन उससे भी बड़ी बात अरविंद केजरीवाल ने यह कह दिया कि जो चुनाव दिल्ली में फरवरी के पहले हफ्ते में प्रस्तावित है, दिल्ली के विधानसभा चुनाव, उसे क्यों ना 2.5-3 महीने पहले नवंबर में महाराष्ट्र झारखंड के साथ करा लिया जाए। और वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरह से ये आगे कुआं पीछे खाई जैसी स्थिति है कि क्या बीजेपी जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है और कहती है, कमेटी बनाती है, वो 2-4 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करा सकती जब, तो क्या खाक चुनाव कराएगी वन नेशन वन इलेक्शन? दरअसल अरविंद केजरीवाल के इस दांव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए राजनीतिक रास्ता सुगम कर दिया है। जो लंबे समय से उनकी इच्छा है कि यह विधानसभा जितनी जल्दी विसर्जित हो जाए, जितनी जल्दी ये 43, भाजपा के 74, राजद के 75, कांग्रेस के 19, सब के सब एक साथ सबकी विधायकी विसर्जित हो जाए और उनका मुख्यमंत्री पद बचा रहे और फिर उसके बाद नई फ्रेश असेंबली गठित हो और प्रेस असेंबली में नीतीश कुमार अपनी 43 की संख्या को अपनी इच्छानुसार 80 पार, 90 पार, 100 पार जहां भी पहुंचा पाने में कामयाब हो, वहां ले जाने की कोशिश करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जैसे नरेंद्र मोदी की सरकार नीतीश कुमार के ऊपर डिपेंडेंट है, नायडू के ऊपर डिपेंडेंट है, वैसे ही नीतीश कुमार भी भाजपा के ऊपर डिपेंडेंट रहे, यानी निर्भर रहे। अब केजरीवाल के इस नहले पर दहले ने भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हालात तो पैदा किए ही, नीतीश कुमार के लिए रास्ता आसान किया। उनकी डिमांड को और ज्यादा पुश करने के लिए, एक नए दरवाजे खोलने के लिए एक बिल्कुल अलग तरह की सियासत की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। तो इस पृष्ठभूमि का एनडीए के अंदर के सत्ता समीकरणों पर किस तरह से असर पड़ने जा रहा है, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार, टेलीविजन चैनलों पर, गोदी मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया पर तक बड़े बड़े तमाम तरह के पात्र कुपात्र जो भी लोग आपको दिखते हैं, चाहे वो पैनलिस्ट हो, चाहे वो प्रवक्ता हो, उन तमाम पात्र कुपात्र लोगों को अपने हाजिर जवाबी से उनकी जुबान बंद करा देने वाले ऋषि मिश्रा जी हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है ऋषि जी आपका। मैंने देखा है आजकल तो एक पुराने वरिष्ठ पत्रकार का वायरल हो रहा है कि वो बहस हो रही है, लेकिन मुझे यहां तक याद है बड़े से बड़े, चाहे पत्रकार हो या प्रवक्ता हो, कोई पात्र हो या कुपात्र हो, सबको आपने चुप कराया है। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल ने तो नरेंद्र मोदी की पूरी सियासत को 180 डिग्री पर एक ऐसा नाले पर डाला मारा है, ऐसी बाजी पलटी है जिससे एनडीए के अंदर भी नरेंद्र मोदी कमजोर हो रहे हैं। एक तरफ नितिन गडकरी कह रहे हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री पद का ऑफर था, दूसरी तरफ नीतीश कुमार अब अपनी डिमांड को जितना जल्दी हो सके विधानसभा का चुनाव हो जाए, उस डिमांड को पुश करने की स्थिति में आगे बढ़ रहे हैं। वहां नरेंद्र मोदी के सामने अब कोई रास्ता बचता नहीं दिख रहा है। क्या लगता है, केजरीवाल ने सिर्फ अपनी ही राजनीति की है या एनडीए के अंदर के समीकरणों को पूरी तरह से गड़मगड़ करके छोड़ दिया? देखिए, ऐसे ही भाजपा बेचैन थी कश्मीर को लेकर, हरियाणा को लेकर, महाराष्ट्र को लेकर। अब नया सिर दर्द दिल्ली में देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने मास्टर स्ट्रोक चला है, हालांकि इसके दो परिप्रेक्ष्य हैं। हम लोग अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, उनके तमाम रणनीतिकारों की तरफ से कहा जा रहा है।
और हम भी समझते हैं कुछ हद तक जो है मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन इनके इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था कि जिस प्रकार से न्यायालय ने उनको लेके जो निर्णय दिया था कि आप मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते हैं, किसी फाइल का हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं, ठीक है कैबिनेट बैठक बुला सकते हैं लेकिन कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं, तो उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं बच रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं इस निर्णय से अरविंद केजरीवाल को आगामी विधानसभा चुनाव में सहानुभूति मिलेगी और इसी के तहत अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया है। तो मैंने शुरू में क्या कहा, कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और अब दिल्ली में तो करीब 25 सालों से बीजेपी सत्ता से दूर है। तो ये एक अरविंद केजरीवाल के निर्णय ने सिर्फ दिल्ली नहीं, अब बिहार में जो नीतीश कुमार का पुराना डिमांड रहा है, नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग क्यों हुए, ये पब्लिक डोमेन में है कि नीतीश कुमार चाहते थे कि जल्द से जल्द चुनाव करा लिया जाए, इसके लिए लालू यादव तैयार नहीं हुए। और कोई तो रीजन तो नहीं है। आप देख लीजिए, जब नीतीश कुमार ने संबंध विच्छेद किए लालू यादव से, तब उन्होंने कोई एक बड़ा कोई कारण बताया नहीं, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो या कोई अन्य मामला हो। तो अब नीतीश कुमार कहीं ना कहीं ड्राइविंग सीट में होंगे। और बीजेपी का एक नारा रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन। तो भाई अब वन नेशन वन इलेक्शन कहाँ चला गया? महाराष्ट्र में क्यों नहीं चुनाव कराए? महाराष्ट्र में इसलिए नहीं चुनाव कराए क्योंकि आपकी पोजीशन बहुत कमजोर है वहां। शिंदे अधिक से अधिक सीटों में चुनाव लड़ना चाहते हैं। बीजेपी अधिक से अधिक सीटों में चुनाव लड़ना चाहती है। बीजेपी का हमेशा फॉर्मूला रहा है, मजबूत बीजेपी, कमजोर गठबंधन दल इक्वल टू बहुमत। उसी तरह बिहार में नीतीश कुमार चाहते हैं मजबूत नीतीश कुमार, कमजोर बीजेपी इक्वल टू बहुमत। तो मजबूत नीतीश कुमार कब होंगे? जब विधायकों की संख्या 42 से बढ़ के 82 हो जाए, 90 हो जाए। और जब ये 90 हो जाएंगे तो बीजेपी, मतलब ना कोई पार्टी चुनाव में जाती है और 90 सीट जीत के आती है, इसका ये अर्थ है कि वो अधिक से अधिक सीटों पे चुनाव लड़ेगी, करीब 120 130 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। बहुत बेहतरीन स्ट्राइक रेट रहेगा, तभी 80-90 के आसपास जेडीयू जा पाएगी। और यदि 120 130 के संख्या पे जेडीयू चुनाव लड़ती है तो इसका स्वाभाविक है कि आप 90-95 पे लड़ेंगे, ताकि बाकी आपको एलजेपी को भी एडजस्ट करना है, तमाम घटक दलों को एडजस्ट करना है। तो ये कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल, देखिए ऐसे डायरेक्ट देखिए तो अब लोग आश्चर्य करेंगे कि दिल्ली में जो इस्तीफे हुए हैं उससे बिहार का क्या नाता, क्या रिलेशन। लेकिन को आप रिलेट कीजिए, आपको स्पष्ट दिख जाएगा, आईने की तरह स्पष्ट दिख जाएगा कि अरविंद केजरीवाल ने जो इस्तीफे का निर्णय लिया है और उन्होंने कहा है कि नवंबर में चुनाव कराया जा सकता है, उन्होंने मांग की है, उससे कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के जो चाणक्य टीम है वो उनको परेशानी होने जा रही है। अब नीतीश कुमार भी कहेंगे भाई जल्द से जल्द बिहार में भी चुनाव करा लीजिए। और बीजेपी नहीं चाहती है, बीजेपी चाहती है कि इसको कब अधिक से अधिक समय इसको डिले किया जाए। तो ये तमाम चीजें हैं। देखिए आगे क्या होता है जी। मतलब जल्दी चुनाव होगा तो नीतीश कुमार आजाद हो जाएंगे, 80+ उनके चले जाएंगे, राजद 50 के आसपास आ जाएगी, फिर दोनों के बीच समझौते का रास्ता खुल जाएगा कि अब आप बड़े भाई नहीं हम बड़े भाई हैं, क्यों विपक्ष में बैठिएगा, आइए सत्ता की मलाई खाइए। ये बात बीजेपी जान रही है कि नीतीश कुमार को आजाद करना होगा विधानसभा भंग करने का मतलब। अब सवाल ये उठता है ऋषि जी, ताकत आ जाएगा जी। अब सवाल ये उठता है ऋषि जी, एक चीज बताइए, सभी जानते हैं कि नवंबर दिसंबर में 369 सीटों की वैकेंसी आनी है। 25 साल से ऊपर के लोग झारखंड और महाराष्ट्र में इस 369 सीटों के लिए अप्लाई करेंगे। 369 कहने का मतलब महाराष्ट्र की 288 और झारखंड की 81। अब उसमें दिल्ली के 70 जोड़ दीजिए तो 439, बिहार के 243 जोड़ दे तो 682। तो ये 682 सीटों की वैकेंसी आएगी 4 राज्यों को मिलाकर, और उसमें 25 साल से ऊपर के हजारों लोग अप्लाई करेंगे। बिहार में भी अप्लाई करने के लिए लोग बेचैन हैं। अब इस स्थिति में भाई वैकेंसी तो जल्दी आती नहीं है, और जब वैकेंसी आ रही है, मौका मिल रहा है, और इसमें लोअर लिमिट है एज की 25 साल, अपर लिमिट नहीं है, 100 साल का आदमी भी अप्लाई कर सकता है। ये एक ऐसी वैकेंसी है, विधायकी की वैकेंसी, माननीय बनने की वैकेंसी, 5 साल का अग्निवीर।
और 5 नीतीश साल कुमार का अग्निवीर। अब लेकिन यहाँ दोनों में 4 अंतर साल है। लेकिन देखिए दोनों में अंतर है। अग्निवीर फिर रिपीट नहीं हो सकते वो आदमी, लेकिन यहाँ पे रिपीटेशन का भी संभावना है। फिर 5 साल जी, के बाद चुनाव लड़िए, फिर जीत के आइए, फिर 5 साल का कार्यकाल जी। बढ़ जाएगा। एक्सटेंशन का यहाँ पे ऑप्शन है। जी। तो खैर एक्सटेंशन का ऑप्शन जब है तो आखिर इसे कराने में क्या दिक्कत है? अरविंद केजरीवाल के दांव में बीजेपी उलझती क्यों दिख रही है? देखिए अरविंद केजरीवाल का इश्यू अलग है। वो जितना जल्दी चुनाव होगा उतना उनको सहानुभूति मिलेगा। तो सहानुभूति फैक्टर जो है ना, बीजेपी चाहती है सहानुभूति जो फैक्टर है उसको डिटेल किया जाए, और अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि सहानुभूति जब तक सहानुभूति उनके साथ रहे उसी के दौरान चुनाव हो जाए। और उन्होंने बहुत अच्छा ये मतलब गेम खेला एक तरह से कि भाई हम जनता के बीच जा रहे हैं, यदि जनता के कोर्ट में हमको बेल मिल जाएगा, यानी हम चुनाव जीत जाएंगे, तभी हम मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे भैया, लाल कृष्ण आडवाणी का नाम हवाला में आया था, जब तक वो बरी नहीं हुए चुनाव नहीं लड़े। ये बात अरविंद केजरीवाल को कहना चाहिए था कि भाई जी, जब तक हम बरी नहीं हो जाएंगे कोर्ट से, तब तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि बिहार को लेकर यदि बात करें तो नीतीश कुमार को तो नीतीश कुमार की इच्छा है ही जल्द से जल्द चुनाव करा लिया जाए। और सवाल अभिषेक जी, जी ये है कि कमजोर नीतीश कुमार इस प्रकार से बीजेपी पर नकेल कसे हुए हैं, तो मजबूत नीतीश कुमार क्या करेंगे? और नीतीश कुमार कोई वो शिंदे नहीं है। अब शिंदे को धमका सकते हैं, हालांकि शिंदे भी प्रेशर बनाए हुए हैं महाराष्ट्र में कि भाई हम 100 से अधिक सीटों पर लड़ेंगे। 120 जी। के आसपास वो उन्होंने डिमांड रख दी है। लेकिन मजबूत नीतीश कुमार को क्या बीजेपी पसंद करेगी? बीजेपी का तो फॉर्मूला ही है, मजबूत बीजेपी प्लस कमजोर घटक दल इक्वल टू बहुमत। ये बात मैंने एक बड़े पत्रकार को कहा, उन्होंने सेम टू सेम उठा के उसी लाइव डिबेट में कह दिया। ठीक है। मैंने मैसेज ऋषि जी किया। एक बात तो बताइए। ये आप समझ लीजिए। तो परेशानी का जो दिन है वो बीजेपी के लिए शुरू होने जा रही है। जम्मू कश्मीर नहीं, में देख आपको लीजिए एक हालात चीज क्या है। ऋषि हरियाणा में जी तो सुपड़ा साफ हो रहा है इनका। ऋषि जी एक बड़ी चीज है, जी। चूंकि बिहार पर सेंट्रिक है, लेकिन रेफरेंस के वजह से दूसरे राज्यों के भी उदाहरण लेने पड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जब जुबान खोलते हैं नरेंद्र मोदी की मुसीबत बढ़ जाती है। थोड़े दिन के लिए जेल से बाहर आए वो, बीच में चुनाव के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड की बात जब उठ रही थी, उन्हें कंडीशनल बेल मिली चुनाव प्रचार के लिए, वो पार्टी के मुखिया है। उस वक्त उन्होंने बयान दिया कि अगर भाजपा को बहुमत मिलेगा योगी आदित्यनाथ हटाए जाएंगे। योगी आदित्यनाथ के समर्थकों ने यूपी में भाजपा के साथ क्या किया, लोगों के दिमाग में तो बात बैठ गई। और ये बात सही है कि अगर नरेंद्र मोदी को बहुमत मिला होता तो अभी तक योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर शायद नहीं होते। बिल्कुल सही बात ये कहा बात आपने। बिल्कुल सही है। अरविंद केजरीवाल बाहर आए, एक सिगुफा उन्होंने छोड़ा, भारतीय जनता पार्टी 240 पर अटक गई। अब बाहर आए हैं, पूरी तरह से रेगुलर बेल पर बाहर आए हैं। तो जब अब रेगुलर बेल पर वो बाहर आए हैं, दूसरा सिगुफा उन्होंने अपने इस्तीफे का छेड़ा। उस सिगुफे में पूरा एनडीए बिखरने के कगार पे पहुंच गया। एक तरफ नीतीश कुमार का अपना वेस्टेड इंटरेस्ट, दूसरी तरफ अब शिंदे गुट की बार्गेनिंग पावर बढ़ने वाली है, तीसरी तरफ की बात करें तो नितिन गडकरी का बयान भी कोइंसिडेंस देखिए कि आज ही आ गया कि पीएम पद का ऑफर था। मतलब देखिए, नितिन गडकरी बिना किसी संघ के पीछे से कुछ दबाव के मुझे नहीं लगता कि वो बोले होंगे। इस तरह के बयान नितिन गडकरी बिना टॉप ब्रास के, संघ के टॉप लीडरशिप के बिना कंसल्टेशन के इस तरह का बयान देने वाले वो नेता नहीं है। बहुत आज तक 10 सालों के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी युग में किसी नेता की जुबान तक नहीं खुलती थी, वहां नितिन गडकरी ने इतनी बड़ी बात कह दी। ये बात तो नरसिम्हा राव के जमाने में अर्जुन सिंह ने भी नहीं कही थी। ये बात अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में इन्होंने भी, लाल कृष्ण आडवाणी ने भी नहीं कही थी। ये बात मनमोहन सिंह के जमाने में प्रणब मुखर्जी ने भी नहीं कही थी। जब वो हट गए तो किताब लिख करके कह रहे थे कि प्रधानमंत्री पद का उनको एक मलाल कहीं ना कहीं झलक रहा था। अब सवाल ये उठता है कि केजरीवाल बाहर आए हैं, एक तीर से कई निशाने साध चुके हैं और नरेंद्र मोदी कमजोर होते जा रहे हैं। तो इस परिस्थिति में नीतीश कुमार की बार्गेनिंग पावर कहां जाकर टिक रही है एनडीए? बिल्कुल निश्चित ही। जैसे ही देखिए अरविंद केजरीवाल को भी मैनेज कर दीजिए जी। जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, क्या 14 और 19 वाले नरेंद्र मोदी हैं क्या?
जो आपके स्टार कंपेनर हैं, जो आपके स्टार नेता हैं, वो लगातार 3 घंटे अपने गृह लोकसभा क्षेत्र में पीछे चल रहे हो। ये छोटी मोटी बात, छोटी मोटी डेवलपमेंट नहीं है अभिषेक जी। तो नरेंद्र मोदी कमजोर हुए हैं, बार्गेनिंग पावर तमाम घटक दलों का बढ़ा है जी। और नीतीश कुमार तो मेन पिलर हैं। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू तो मेन पिलर है। अब यही देखिए, यदि लोकसभा चुनाव के नतीजे यदि आप 2 मिनट के लिए मान लीजिए, 2 मिनट के लिए मान लीजिए ये 300 के आसपास बीजेपी होती, तो यह नीतीश कुमार दमखम के साथ कहते कि मैं बीजेपी से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। कैसे 16-17 का कॉम्बिनेशन बनाया गया। मुझे तो आश्चर्य लगा जब ये घोषणा हुई कि 16 सीटों पे जेडीयू लड़ेगी, 17 सीटों पे बीजेपी लड़ेगी जी। लेकिन वही 16-17 वाला फॉर्मूला चेंज हो गया। नतीजे आने के जिस दिन नतीजे आए, मैं उस समय दिल्ली नोएडा में एबीपी न्यूज के स्टूडियो में था। सम्राट चौधरी का बयान देख के मैं आश्चर्यचकित था। जो सम्राट चौधरी नीतीश कुमार का घोर विरोधी रहा है, वो कह रहा है कि अब नीतीश कुमार जो है हमारे बड़े भाई साहब जो हैं, बड़े भाई की भूमिका में होंगे। तो ये बड़ा डेवलपमेंट है। और खासकर अब ये दो तीन राज्यों में तो सिरदर्द, 2-3 राज्यों का जो चुनाव है बीजेपी के लिए सिरदर्द बना ही हुआ था। अब नए अवतार में अरविंद केजरीवाल आ गए और जो अब अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार से अटैक करेंगे, मैं तमाम बड़े पत्रकारों से मत भिन्नता रखता हूं। इसका नुकसान बीजेपी को हरियाणा में उठाना पड़ेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो वहां पे जो पकड़ है शहरी एरिया में है और शहरी एरिया का वोटों, शहरी एरिया के जो के मतों में डिवीजन होगा, उसका डायरेक्ट नुकसान बीजेपी को होगा। ऋषि जी, एक जानकारी आपको मैं दे दूं। गुपचुप तरीके से जनता दल यूनाइटेड में इलाका वाइज, रीजन वाइज लोगों को बुलाया जा रहा है मिलने के लिए। शुरुआत हुई है चंपारण इलाके के 22 विधानसभा सीटों से। चंपारण इलाके की 22 विधानसभा सीटों में, जिसमें 4 लोकसभा सीटें माने, 22 नहीं 24 कह सकते हैं, लेकिन 22 को बुलाया गया चूंकि जिला वाइज हो रहा है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और शिवहर, यहाँ के 22 विधानसभा सीटों पे जेडीयू के एस्पिरेंट कहां कहां लड़ेंगे। गुपचुप तरीके से मुख्यमंत्री आवास बुलाया जा रहा है और पार्टिकुलर आदमी को कहा जा रहा है आप तैयारी कीजिए। उसके बाद बुलाया गया सारण के लोगों को। अब कहा जा रहा है तिरहुत की बारी है, फिर मिथिला की होगी, फिर कोसी की होगी, सीमांचल की होगी, आरा शाहाबाद बेल्ट की होगी, पटना की होगी, फिर आपको भागलपुर, अंग प्रदेश जो भागलपुर मुंगेर का इलाका है उधर की होगी, गया बेल्ट की होगी। मतलब 10-11 दिनों में हर इलाके के लोगों को एक एक कर बुला करके ये टास्क को पूरा कर लेना। सितंबर महीने में एनी हाउ सीएम हाउस से टास्क पूरा हो जाएगा कि किसको चुनाव लड़ने के लिए कहीं एक कहीं दो लोगों को किसी किसी सीट पर कि आप तैयारी कीजिए। बाकी राजद के मोहरे को देखकर ये टिकट दे देंगे, या राजद के साथ अगर चले गए भंग होने के बाद तो भाजपा के मोहरे को देखकर ये टिकट दे देंगे। ये तैयारी जनता दल यूनाइटेड के अंदर है और इस बात को जनता दल यूनाइटेड का कोई भी नेता आपको निजी बातचीत में बता सकता है, अनऑफिशियली, ऑफिशियली नहीं बताएगा। अब सवाल ये उठता है कि जब नीतीश कुमार इतनी बड़ी तैयारी में लग गए हैं तो यूं ही नहीं लगे हैं। दूसरी झलक ये मिल रही है कि भूमिहार विवाद जब पैदा हुआ अशोक चौधरी के बयान से, अचानक उस विवाद पर नीतीश कुमार ने बर्फ डाल दी। ललन सिंह के साथ को साथ लेकर घूमने लगे और ललन सिंह को साथ, खबर आ रही थी कि ललन सिंह और ये अशोक चौधरी में दोस्ती बढ़ रही है फिर से, जो पहले विवाद था। ललन सिंह के साथ नीतीश कुमार घूमने लगे, फिर दोनों अलग थलग हो गए अशोक चौधरी ललन सिंह। अनंत सिंह के घर भी चले गए, भूमिहारों के बीच मैसेजिंग भी कर दी कि अशोक चौधरी का लोड नहीं लेते हैं। अब जो स्थिति बिहार में बनी हुई, सारी चीजें चुनावी डायरेक्शन में है और इस चुनावी डायरेक्शन में जा रही चीजों में बीजेपी की तैयारी कहाँ है? बीजेपी तो अभी दिलीप जायसवाल की, सम्राट चौधरी की, नित्यानंद राय, इसी में उलझी हुई है। देखिए, आप लीडरशिप को लेकर आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन बीजेपी की भी तैयारी चल रही है। मैंने ये खबर ब्रेक किया था आप ही के प्लेटफॉर्म पे कि बीजेपी की सर्वे टीम हर एक विधानसभा में घूम रही है और जो वैकल्पिक जो उम्मीदवार होंगे उसकी वो तलाश में जुट गई है बीजेपी। सर्वे जो तमाम बीजेपी के सर्वे टीम है वो बिहार में हर विधानसभा से लोगों का नब्ज टोटलने का काम कर रही है। उसी तरफ आप देख लीजिए ना, अभी कल भी हमारे यहाँ मुजफ्फरपुर में 2 एसपी लगा दिया गया, सिटी एसपी
पहले मुजफ्फरपुर में सिटी एसपी हुआ करता था और एक एसएसपी हुआ करता था, अब एक ग्रामीण एसपी भी लगा दिया गया है। तो जो नीतीश कुमार का जो 2005 से 10 का जो एक इमेज था प्रशासन सुशासन बाबू का, वो इमेज फिर से वो नीतीश कुमार लाना चाहते हैं। और कल भी मैंने कहा कुंदन कृष्णन को हो सकता है एडीजीपी हेडक्वार्टर बनाया जाए। तो नीतीश कुमार तो पूरे चुनावी मूड में है। आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले तमाम विधानसभा क्षेत्रों के उन्होंने प्रभारी नियुक्त कर दिया है, तमाम नेताओं से वो बातचीत भी कर रहे हैं। कई ऐसे पुराने नेताओं को उन्होंने बुलाया है। मैंने आप ही के चैनल में बताया कि एक प्रवक्ता जब गए और अपने नाम के नीचे उन्होंने पूर्व प्रवक्ता लगाया था, तो नीतीश कुमार आश्चर्य व्यक्त कर रहे थे। तो नीतीश कुमार तैयारी कर रहे हैं। नाम क्या, नाम पब्लिक डोमेन में है, नाम क्या लेना, पब्लिक डोमेन में है, मधेपुरा से आते हैं। तो हमारे साथ डिबेट में कई बार रहे हैं, हमारे मित्र हैं, हालांकि मेरी बातचीत नहीं होती है लेकिन डिबेट में तो हमें भी जानते ही होंगे। तो ये तैयारी नीतीश कुमार की तरफ से भी हो रही है, तैयारी आपको क्या कहते हैं जेडीयू की तरफ से भी हो रही है, और तैयारी राजद की भी तरफ से हो रही है। मैं आज रून्नीसैदपुर विधानसभा क्षेत्र के एक संभावित प्रत्याशी से बात कर रहा था और मुझे आश्चर्य लगा कि राजद वहां पहले यादवों को टिकट दिया करती थी, आज वहां एक भूमिहार कैंडिडेट हैं जो नवल किशोर शाही पूर्व शिक्षा मंत्री रहे हैं एक जमाने में बिहार के, उनके पुत्र को राजद के शीर्ष लीडरशिप की तरफ से कहीं न कहीं सहमति दी गई है और वो क्षेत्र में सक्रिय हैं। तो हर विधानसभा क्षेत्र जानना चाहते हैं ऋषि जी, नीतीश कुमार कम से कम इलेक्टोरल अरिथमेटिक के बहुत बड़े मास्टर हैं, तभी एक छोटे वोट बैंक के नेता 20 साल से मुख्यमंत्री है। आप देखिए वो कह रहे हैं कि रून्नीसैदपुर विधानसभा सीट एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले रहा हूं, जो आप बात कर रहे हैं उसी से सवाल निकाल रहा हूं। अगर राजद भूमिहार को टिकट देने जाती है और कहीं नाले पर दहला खेलते हुए नीतीश कुमार ने अपने सिटिंग एमएलए की जगह यादव को टिकट दे दिया, तब क्या होगा? और वो सिटिंग एमएलए भूमिहार है, पंकज मिश्रा जो है, मैं वही कह रहा हूं, जेडीयू के भूमिहार है। नीतीश कुमार ने नाले पर दहला खेल दिया। और जो संभावित प्रत्याशी जिनसे हमारी बात हो रही थी, एंटोनी शाही, जो पूर्व शिक्षा मंत्री के पुत्र हैं, वो भी भूमिहार है। तो ये और लालू यादव इस पर प्रयोग करने जा रहे हैं। अब मैं बता दूं, जिन एमएलए का बात कर रहे हैं, जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, जी उनको टिकट कंफर्म है, ये बात कोई नहीं कह रहा है जनता दल यूनाइटेड में कि उनका टिकट कंफर्म है। हालांकि वो ललन सिंह के करीबी रखने वाले हैं, ललन सिंह के करीबी हैं। अब इस बार ललन सिंह के करीबी होना फायदे का काम करता है या घाटे का काम करता है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन इधर लालू यादव भी एक जो नया एमओआई से आगे बढ़ रहे हैं, एमओआई में के को जोड़ रहे हैं, यानी कुशवाहा को जोड़ रहे हैं, एमओआई में सुन रहे हैं एक और एम को जोड़ने वाले हैं, यानी मलाहों को जोड़ने वाले हैं। तो ये एमओआई के एम जो है, एम स्क्वायर वाई के का जो फॉर्मूला है, उससे भी नीतीश कुमार परेशान है जी। और एक चीज और ये मैं बता दूं दर्शकों को कि लालू यादव अभी भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार के साथ गठबंधन हो और नीतीश कुमार के लिए हमेशा एक दरवाजा ओपन रहना चाहिए। लेकिन जो युवा धारा है, खासकर तेजस्वी यादव, जिस प्रकार से वो बयान दे रहे हैं, जिस प्रकार से वो वीडियो रिलीज कर रहे हैं, जिससे उससे लालू यादव खफा है कि भाई आप इस प्रकार से नीतीश कुमार के प्रति अग्रेसिव रूप नहीं अपनाइए। और एक चीज और बता दूं, अशोक चौधरी का आपने चर्चा किया, आप तो बिहार में ही हैं अभी। आज के दैनिक भास्कर को आप उलट के देखिएगा, सेकेंड पेज पे एक पेज का उन्होंने ऐड दिया इंजीनियर दिवस पे, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का फोटो है और उनके 4 जो करीबी मंत्री हैं, 3 या 4 करीबी मंत्री, सुमित सिंह, एक और मदन सहनी, एक और मंत्री है, उनका नीचे निवेदक में फोटो है। उस पे भी राजद ने हमला बोला है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है मंत्री जी, ये तो पार्टी ने ऐड तो दिया नहीं है, और इतना बड़ा लंबा जो पेज पे ऐड दिए पूरे पेज पे, पैसा कहाँ से आ रहा है। दूसरी तरफ अशोक चौधरी, जिनकी विश्वसनीयता जो है मुख्यमंत्री की नजर में कम हुई है, उसको वो कहीं न कहीं नैरो करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। तो तमाम हथकंडा जो है जेडीयू में भी और राजद में चल रहा है।
एक तरफ राजद में तेजस्वी यादव चाहते हैं कि फुल फ्लेज हमको मिल जाए और मेरे हिसाब से टिकट बटे, उसके लिए लालू यादव तैयार नहीं है। दूसरी तरफ आप अच्छा, देख एक लीजिए, चर्चा मैंने नीतीश सुनी है कुमार नीतीश कुमार ने पुराने जो जितने लोग हैं उनको हटा दिया है। और मैंने ही शायद आपको कहा था कि कोई सराफ साहब है, कोई गांधी साहब है, वही पार्टी में संगठन का जो भी निर्णय हो रहा है वही सराफ और गांधी जी ले रहे हैं। अब सराफ कौन है, गांधी कौन है, आप सब जानते हैं। चलिए आगे। ऋषि जी, एक जानकारी और आ रही है, थोड़ा इस पर विस्तार से हम चाहेंगे। आप सभी जानते हैं कि बिहार में, हमारे दर्शक भी जानते हैं कि सबसे बड़ा वोट बैंक, अगर हम सेकुलर खांचे में फिट करें तो अति पिछड़ा वोट बैंक है। 24% हिंदू और 12-12.5% अकलियत, अल्पसंख्यक। ये 36% का अति पिछड़ा वोट बैंक है, ये सभी जानते हैं, सबसे बड़ा बेस वोट है बिहार में। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के साथ ये वोट बैंक सबसे ज्यादा डेडिकेटेड है। अब जो अंदरूनी सूत्रों से जानकारी आ रही है कि जनता दल यूनाइटेड इस बार 2010 के फॉर्मूले से भी आगे जाने जा रहा है, क्योंकि 2010 का फॉर्मूला आप जानते हैं कि राजपूत, भूमिहार और कुशवाहा को जनता दल यूनाइटेड ने थोक भाव में टिकट दिया था। इस बार चर्चा है कि यदि जेडीयू कम से कम 122 तो लड़ेगी, अगर 122 लड़ेगी तो इन तीन बिरादरी के कैंडिडेट की संख्या 50 के आसपास पहुंच सकती है। ये क्यों, ये कौन सी रणनीति है? क्या कुर्मी समाज की आबादी बिहार में कम है तो उसकी भरपाई के लिए वो संख्या बल में और रसूख के मामले में ज्यादा ताकतवर जातियों को एकोमोडेट करते हुए वो टिकट देना चाहते हैं? और क्या जो नीतीश कुमार की पार्टी चिराग मॉडल से पहुंची थी, ज्यादातर उनके अति पिछड़ा कैंडिडेट ही हारे थे या ओबीसी कैंडिडेट ही हारे थे? जैसे गायघाट में देखिए, कोमल सिंह के चुनाव लड़ने से लोजपा के टिकट पे दिनेश सिंह की बेटी चुनाव लड़ी थी, उसका नुकसान सीधे सीधे जदयू के महेश्वर यादव को हुआ था। और वहां पर अब भी कहा जाता है कि यदि जेडीयू का कैंडिडेट अपर कास्ट होता तो चिराग मॉडल बेअसर हो जाता। इस तरह की बातें खुलेआम कही जाती है, क्योंकि यादवों का भी बड़ा अरे वोट चला गया राजद के साथ। अब बताइए, आज की तारीख में इस चर्चा के पीछे लॉजिक क्या है कि जनता दल यूनाइटेड भूमिहार, राजपूत और कुशवाहा को बड़ी संख्या में एकोमोडेट करने जा रही है? अरे भैया, कल ही देखिए ना, जेडीयू युवा मोर्चा, जेडीयू युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष की नियुक्ति होती है मनीष कुमार, जो धानुक समाज से आते हैं, और 24 घंटे में उस निर्णय को रोल बैक कर लिया जाता है। सीएम आवास से नीतीश कुमार का फोन जाता है उमेश कुशवाहा को कि आपने ये नियुक्ति किससे पूछ के कर दिया। इसका मतलब यह है कि नीतीश कुमार कुशवाहा वोट को अपने फोल्ड में रखना चाहते हैं। और ऐसा 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 यदि मैं सही हूं, इससे पहले जो अध्यक्ष थे जनता दल युवा के, वो कुशवाहा समाज से थे। तो आप समझ सकते हैं कुशवाहा वोटों को लेकर कितना मारामारी है। और इस बार आप देख लीजिएगा, लालू यादव भी प्रयोग करने जा रहे हैं, कुशवाहा समाज से आने वाले लोगों को अधिक से अधिक टिकट देंगे। दूसरी तरफ नीतीश कुमार, आपने बिल्कुल सही कहा, नीतीश कुमार आज बिहार की राजनीति में प्रासंगिक क्यों है? कुशवाहा प्लस कुर्मी प्लस अति पिछड़ा में आपने बिल्कुल सही कहा, 36% का जो चंक है, तो आप कहीं कहीं देखिए एनडीए में होने के बावजूद भी मुसलमानों में जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं उनका वोट नीतीश कुमार को मिलता है, खासकर महिलाओं का। खासकर महिलाओं का। तो और देखिए, आपने महिलाओं का नाम लिया, नीतीश कुमार तो संवाद यात्रा पे निकलने जा रहे हैं जी, उसका नाम भी है महिला संवाद यात्रा, शायद छठ पूजा के बाद निकलेंगे। ऋषि जी, एक व्यावहारिक बात है जो आपसे हम जानना चाहते हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति की नस नस को दिल्ली में बैठा हुआ कोई पत्रकार सबसे ज्यादा समझता है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि ऋषि मिश्रा से ज्यादा बेहतर जमीन की हकीकत को बिहार और राजस्थान जैसे राज्य में, कम से कम इन दो राज्यों के बारे में मैं मुतमईन हूं कि ऋषि मिश्रा से ज्यादा बेहतरीन तरीके से नब्ज को कोई नहीं समझता है। और इसीलिए ऋषि जी, आपसे सीधा सवाल है, कहा जाता है कि बिहार में जब राजपूत और भूमिहार विधायकों की संख्या बढ़ती है तो जनता दल यूनाइटेड की सीटों की संख्या 100 पार हो जाती है। उदाहरण 2010 का है, जब राजपूत और यादव विधायकों की संख्या 35 से 40 के बीच में थी, दोनों की बिहार विधानसभा में दोनों जातियां 35 से 40 विधायक थे, 35 प्लस दोनों में थे, 40 से कम दोनों थे। ठीक इसी तरह भूमिहार विधायकों की संख्या भी 25 से 30 के बीच थी 2010 की बात करें तो, जिसमें जेडीयू 115 पहुंची थी। जैसे ही ये संख्या गिर कर नीचे आई, जब 17 भूमिहार और 19 राजपूत जीते
2015 के चुनाव में अचानक जनता दल यूनाइटेड 71 पर गिरी। ये संख्या फिर थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दी, लेकिन उस लेवल पर नहीं पहुंची जिस लेवल पर 10 में थी। तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बढ़ा ले गई, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड ने टिकट ही बेहद कम दिए थे और अति पिछड़ा वर्ग उस डोमिनेटिंग तरीके से अपने कैंडिडेट के लिए बूथ पर खड़ा नहीं हो पाया जिनको ज्यादा टिकट दिए गए थे, जिससे आमतौर पर उम्मीद की जाती है। क्या इस लॉजिक को नीतीश कुमार अब समझ गए हैं कि चाहे कोई भी राजनीति कर ले, टिकटों के बंटवारे में उनको राजपूत, भूमिहार, कुशवाहा, यादव, इन 4 बिहार की डोमिनेंट पॉलिटिक्स करने वाली बिरादरी को अपने साथ लेकर टिकटों के मामले में कैंडिडेट के माध्यम से आगे चलना होगा, तभी जनता दल यूनाइटेड का फ्यूचर है। अन्यथा फिर 43-45 की स्थिति बन सकती है। क्या लगता है आपको? देखिए, जब 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 कोई भी पार्टी गठबंधन में होता है ना, तो गठबंधन के हिसाब से निर्णय लेना पड़ता है। आप देखिए, लोकसभा चुनाव को ही देख लीजिए, 2024 लोकसभा चुनाव में आप देख लीजिए, सूची देख लीजिए, 17 जो सीटें बीजेपी के खाते में गई, उसमें देखिए किन किन समाज के लोगों को प्रेफरेंस दिया गया, और जेडीयू के 16 सीटों की जो सूची है उसमें देख लीजिए किन किन समाजों के लोगों को तरजीह दिया गया। तो एक कॉम्बिनेशन, सामाजिक कॉम्बिनेशन तैयार किया जाता है कब, जब आप गठबंधन में होते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि इससे हो सकता है कि विधानसभा चुनाव में, एक विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव का जो चुनावी मूड होता है अलग अलग होता है। तो ये हो सकता है, क्योंकि देखिए ये जो दो जो कास्ट हैं संख्या में भले ही कम हो लेकिन डोमिनेट करते हैं। यदि वो संख्या में कम है लेकिन प्रभावित बहुत, इन्फ्लुएंस फैक्टर जो है उनका बहुत प्रभावी है। नहीं, इसका एक छोटा सा लिटमस टेस्ट आप देख लीजिए ना ऋषि जी। मैं एग्जांपल देता हूँ, याद है आप मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ, एक छोटी सी जी। बात। शिवहर लोकसभा का इलेक्शन देखिए, अति पिछड़े वर्ग के मतदाताओं ने पिछड़े वर्ग से आने वाली रितु जायसवाल की बजाय अगड़े वर्ग से आने वाली लवली आनंद के पक्ष में मतदान किया। खासकर वैश्य अति पिछड़े जो थे, वो खुलेआम दिख रहा था कि क्या हो रहा है। तो अब जो बिहार की राजनीति है उसमें एक अजीब चीज देखने को मिल रही है। अति पिछड़े वर्ग की नजदीकी ओबीसी वर्ग, ईबीसी की नजदीकी ओबीसी से ज्यादा सवर्णों के साथ दिख रही है। उन्हें लग रहा है कि नहीं, इनके साथ हमारी कोई सामाजिक वर्चस्व की लड़ाई अब नहीं है, और ये स्थिति नीतीश कुमार बखूबी समझ रहे हैं। क्या लगता है, तो क्या ये बात, देखिए बिहार को समझने वाले ये सभी लोग जानते ही होंगे। जैसे आप लालू यादव के बारे में क्या कहा जाता है कि कुशवाहा समाज को उन्होंने टिकट दिया, तो ओवरऑल कुशवाहा वही वोट करते हैं जहां उनका कैंडिडेट रहा होगा। आप कुछ 10-15%, 20% इधर से उधर हुए होंगे अन्य जगह, लेकिन जो एक बड़ा स्विंग होता है वोटों का, जैसे औरंगाबाद में आपने कुशवाहा समाज को टिकट दिया, तो वहां कुशवाहा समाज के वोटों का बड़ा स्विंग हुआ होगा राजद के पक्ष में। लेकिन अन्य जगह क्या होता है, जैसे अब मैं अपने ही विधानसभा क्षेत्र का बता दूं, और में यादव वर्सेस भूमिहार की लड़ाई है। हालांकि स्थिति अब ऐसी बन गई है कि पक्ष भी यादव है, विपक्ष भी यादव है, लेकिन जो संख्या है जो उस विधानसभा का, भूमिहार वर्सेस यादव का है। और वहां पे यदि एनडीए कैंडिडेट भूमिहार समाज को टिकट देती है, तो भूमिहारों का जो होगा, जो टर्नआउट होगा, वो बीजेपी के पक्ष में होगा। इसी तरह आप देख लीजिए रून्नीसैदपुर में, देख लीजिए यादव वर्सेस भूमिहार, और उसमें कुशवाहा भी लेकिन वही टिकट ठीक ठाक परसेंट। सुन लीजिए, मैं वही चीज कह रहा हूँ, मैं वही चीज कह रहा हूँ। अब यहाँ देखिए, और में क्लियर नहीं हुआ, लेकिन रून्नीसैदपुर में क्लियर हो जाएगा। वही कुशवाहा समाज, ठीक है, विधानसभा चुनाव में कुशवाहा समाज को अधिक से अधिक टिकट दे देंगे लालू यादव, लेकिन रून्नीसैदपुर में वही कुशवाहा समाज जेडीयू बीजेपी को वोट करेगा, न कि आरजेडी को वोट करेगा। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि राजद का जो राजनीतिक सामाजिक आधार रहा है, उससे एक बड़ा वर्ग जो है ना चाहते हुए भी उनके साथ ट्रांसफर नहीं हो पाता है वोट का। जी, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप समझ रहे होंगे। जी जी। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके बाद हम आखिरी सवाल पर आएंगे, समय कम है। आप देखिए, आरा में माले ने राजू यादव को टिकट दिया, वो हार गए।
शायद राजू यादव को इस बार भी मिलता, वो जीतते नहीं जीतते गारंटी नहीं थी। लेकिन जैसे ही माले ने अति पिछड़ा वर्ग से टिकट दे दिया आरा में, कानू समाज से टिकट दे दिया सुदामा प्रसाद जी को, वहां सुदामा जी को मुझे जो पता चला है कि ज्यादातर अपर कास्ट के लड़के उस इलाके में आर्मी की, पैरामिलिट्री की बहाली के लिए सुबह से 8वीं 9वीं क्लास से ही दौड़ना शुरू कर देते हैं। उन सब ने कहा कि नहीं भाई, आर के सिंह आएंगे तो ये भाजपा को वोट देंगे तो ये अग्निवीर बहाल कराएंगे, राहुल गांधी वाले गठबंधन को वोट देंगे तो हम लोगों को पक्का मिलिट्री में जम के वैकेंसी आएगी, अग्निवीर नहीं होगा। और वही लोग, वही नौजवान अपने घर के लोगों की बात ना सुनकर चले गए सुदामा प्रसाद के साथ। कारण ये था कि एक राहुल गांधी की अपील थी, तो दूसरा सुदामा प्रसाद जिस बिरादरी से आते थे उस बिरादरी का कोई डर नहीं था कि ये हमको टॉर्चर करेंगे। तो अति पिछड़ा वर्ग और सवर्णों के बीच का एक दूसरा उदाहरण वहां मिला, पहला लवली आनंद के रूप में मिला, दूसरा ये तो है ही। आपने, मैंने औरंगाबाद का एग्जाम्पल दिया ना आपको। औरंगाबाद में यदि कुशवाहा समाज के अलावा किसी और समाज का कैंडिडेट होता तो कुशवाहा समाज बीजेपी के साथ चली जाती। जी, मैं इसी बात पर आखिरी सवाल पर अब आ रहा हूं ऋषि जी। तेजस्वी यादव बिहार की यात्रा पर निकले हुए हैं और वो नीतीश कुमार के लॉ एंड ऑर्डर, नीतीश कुमार के 19 साल के कार्यकाल में क्या हुआ नहीं हुआ, इसको लेकर बहुत नहीं बोल रहे हैं। और जो बात बोल रहे हैं बड़ी सतही बात बोल रहे हैं, जिससे नीतीश कुमार की राजनीतिक सेहत पर फर्क नहीं पड़ता है। वो कह रहे हैं कि उनकी मीटिंग में जासूसी कराई जा रही है, सीआईडी के लोग बैठ रहे हैं और जासूसी हो रही है। अब इस तरह की बात नीतीश कुमार के बारे में तेजस्वी यादव कर रहे हैं, तो क्या वो नीतीश कुमार की मदद कर रहे हैं या नीतीश कुमार से अब भी उनका मोह खत्म नहीं हुआ? उनको लगता है कि नहीं, सत्ता का सुख तो चाचा ही दिला सकते हैं। कारण क्या है कि 19 साल का शासनकाल नीतीश कुमार का, आप देखिए कोई भी व्यक्ति, ज्योति बासु 23 साल रहे, नरेंद्र मोदी 12 साल रहे, नवीन पटनायक 24 साल रहे, कोई भी मुख्यमंत्री जो लंबे वक्त तक सत्ता में रहता है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसके खिलाफ आपको बोलने के लिए मुद्दा ना मिले उसके कार्यकाल के में, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ आपके पास मुद्दों की कमी है। 1000 मुद्दे हैं बोलने के लिए, उन सब मुद्दों की जगह तेजस्वी यादव ये सब मुद्दों पर बोल रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या कारण है? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, आप लोग इस चीज को समझ रहे हैं या नहीं रहे हैं पता नहीं, कि तेजस्वी यादव का इसको लेकर अलग स्टैंड है। तेजस्वी यादव उस जो राजनीतिक एक जो परंपरा है जिसके कारण नीतीश कुमार को फायदा मिलता है, उस परंपरा से छुटकारा पाना चाहते हैं। मैं स्पष्ट कह दूं, आप इस बात से सहमत हो या नहीं हो, आप इस बात की तस्दीक कर सकते हैं। तेजस्वी यादव जो ये दो बिल्लियों के बीच में जो बंदर वाली राजनीति बिहार की स्थिति बन गई है, उससे परमानेंट छुटकारा पाना चाहते हैं तेजस्वी यादव। और तेजस्वी यादव को लग रहा है कि थोड़ा भी इधर से इंडिकेशन मिलेगा तो नीतीश कुमार और मजबूत हो जाएंगे। ठीक है, और नीतीश कुमार वही राजनीति करते हैं जो राजनीति तेजस्वी यादव करते हैं, पिछड़े अति पिछड़ा दलित महादलित का। लेकिन मैंने पहले भी कहा, लालू यादव तेजस्वी यादव के जो विचार हैं उससे सहमत नहीं है। वो चाहते हैं कि राजद में एक दरवाजा हमेशा खुला रहे नीतीश कुमार के लिए। ठीक है, जहां तक ये सीआईडी वाली बात है तो सबूत रखिए ना, ये आपने आरोप लगाया है तो सबूत रखिए। और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर किस मुंह से तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पे अटैक करेंगे? अपने कार्यकाल में, अपने पिताजी और माताजी के कार्यकाल में नीतीश, उन्होंने देखा नहीं है कि बिहार की क्या स्थिति रही है? वो लालू यादव, राबड़ी देवी का कार्यकाल था, उसके लिए तेजस्वी यादव को आप दोष नहीं दे सकते, कोई नहीं दे सकता। तेजस्वी यादव फ्रेश पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव को भी अपनी बात यंग जनरेशन और नए खून के साथ, अपने एजेंडे के साथ अगर लालू यादव चेहरा होता, आप मेरा मुंह मत खुलवाइए। अब इन्हीं के जो छोटे मोटे जो नेता हैं, चौक चौराहे पे बदमाशी करते हैं, लंपट्टाई करते हैं, तो तेजस्वी यादव को नहीं मालूम होता है क्या? मैं तो खुद भुगभोगी हूँ। मैंने संजय यादव को फोन करके कहा, शक्ति यादव को फोन करके कहा, बात सुनना भी मुनासिब नहीं समझा। हाँ, हम हमारे जैसे ईमानदार पत्रकार, हम तो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, राजद हो, जेडीयू, सबको लताड़ लगाते हैं। यदि अरे आप ईमानदार पत्रकार कहते हैं, अखिलेश यादव ने एक महिला पत्रकार को ईमानदार पत्रकार कह दिया था तो भड़क गई थी, आप खुद को ईमानदार कह रहे हैं। तो ये देखिए, आप मुझे गुस्सा मत दिलाइए। ये इनके जो विधायक हैं, मंत्री नहीं जानते हैं
कि इनके विधानसभा में कौन बदमाशी करता है। मैं तो भुचाम बाई इलेक्शन का एग्जाम्पल दिया आपको, बहुत दर्द होता है। ये जो बीजेपी का कोर वोट बैंक था, भुचाम बाई इलेक्शन में इनको वोट दिया, और उसी कोर वोट बैंक के एक व्यापारी के साथ मारपीट होता है मुजफ्फरपुर में। तमाम राजद के विधायक जो हैं केस मैनेज करने के लिए वहां बैठे थे, उस व्यापारी पर दबाव बना रहे थे, क्योंकि मारपीट करने वाला उस समाज से आता है जो राजद का कोर वोट बैंक है जी। ऐसे राजनीति कीजिएगा तो A to Z की बात भूल जाइए। पटना से कहने से नहीं होता है, ग्राउंड पे क्या है अब माहौल आपके पक्ष में। ऋषि जी, समय समाप्त हो रहा है। बिल्कुल सही बात आपने कही कि आप समय समाप्त कहिएगा ही। नहीं, समय समाप्त की बात हम नहीं कर रहे हैं, 40 मिनट हो चुके। दरअसल बिहार में राष्ट्रीय जनता दल अभी भी देखिए, एक बात मैं कहूंगा आपसे, दो सेकंड लूंगा आपसे जी, हाथ जोड़ के आपसे। देखिए, तेजस्वी यादव को नए जो युवा वर्ग है पसंद करते हैं, लेकिन जो तेजस्वी यादव पटना में जो कहते हैं वो ग्राउंड पे नहीं एग्जीक्यूट होता है। आज भी देखिए, आप मोतिहारी के रहने वाले हैं, चौक चौराहे पे देखिए क्या होता है। एक वर्ग आपको वोट करना चाहता है, लेकिन आपके जो लठैत बैठे हुए हैं, आपको मालूम है या नहीं मालूम है? नहीं मालूम है तो पता कीजिए। चलिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल 2005 के पहले वाली छाया से जब तक खुद को नहीं निकालेगी, परिस्थितियां उसके पक्ष में नहीं जाएगी। लेकिन आज की चर्चा का लब्बो-लुआब यही है, जैसा ऋषि मिश्रा जी ने बताया, कि अरविंद केजरीवाल ने एनडीए के अंदर की सिरफुटौल को बढ़ा दिया है। नीतीश कुमार को सह देकर नरेंद्र मोदी को मात देने की एक हिडन एजेंडे वाली जो रणनीति है, उस एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए पूरी तरह से एक नए डायरेक्शन को ले जाने के लिए जो पूरी सियासत को ले जाना चाहते हैं, न सिर्फ इसका असर दिल्ली पर पड़ना है, न सिर्फ इसका असर हरियाणा पर पड़ना है, बल्कि इस पूरे खेल का असर बिहार पर भी पड़ना है। और देखते जाइए आगे होता क्या है। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए ऋषि जी आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।